आज जब हम रोज सुनते हैं कि वोट की वैल्यू खतरे में है, तब एक और ज्यादा डिस्टर्बिंग सवाल सामने आता है। व्हाट इफ यू आर नॉट इवन अलाउड टू वोट? सोचिए, डेमोक्रेसी का फेस्टिवल, इलेक्शन का माहौल, स्पीचेस, पोस्टर्स, डिबेट्स, और फिर अचानक आपको बताया जाता है नो वोटिंग विल टेक प्लेस, क्योंकि सिर्फ एक कैंडिडेट खड़ा है और सिस्टम कहता है कि वही जीत चुका है। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये इंडियन इलेक्शन लॉ का एक रियल प्रोविजन है और अब सुप्रीम कोर्ट इसी को एग्जामिन करने जा रही है, जहां सीजे सूर्यकांत ने खुद कहा है कि ये एक इम्पोर्टेंट मैटर है। तो अब तक इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, सीजे सूर्यकांत ने क्या ऑर्डर दिया है, चलिए आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर हियरिंग शुरू की है, जो सेक्शन 53 सबसेक्शन 2 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 को चैलेंज करती है। इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग, वेयर ओनली वन कैंडिडेट इज ड्यूली नॉमिनेटेड, द रिटर्निंग ऑफिसर शैल डिक्लेयर सच कैंडिडेट इलेक्टेड विदाउट कंडक्टिंग अ पोल। मतलब अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ एक वैलिड कैंडिडेट बचता है तो बिना वोट कराए ही उसे इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। ना ईवीएम खुलते हैं, ना बैलेट पेपर्स निकलते हैं, और ना ही वोटर अपनी पसंद या नापसंद एक्सप्रेस कर पाता है। विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी ने इस प्रोविजन पर सवाल उठाया है, कहकर कि ये वोटर के राइट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस को अंडरमाइन करता है। अब इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुना, जिसमें सीजे सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची शामिल थे। हियरिंग के दौरान केस सिर्फ अनकंटेस्टेड इलेक्शन तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि एक और इम्पोर्टेंट डिबेट खुल गई कि क्या पॉलिसी ओरिएंटेड पीआईएल्स सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के पास आनी चाहिए या पहले एग्जीक्यूटिव को अप्रोच करना चाहिए। अब सेंटर की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद थे और इस पर उन्होंने स्ट्रॉन्ग कंसर्न रेज किया। कहा कि someone comes with a brilliant idea, a good idea, and files a public interest litigation. I am putting a question to myself whether if you have a good idea, you should first approach the government. उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि वो पिटिशनर ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन एक ब्रॉडर इंस्टीट्यूशनल कंसर्न पॉइंट आउट कर रहे हैं। उनका कहना था कि आजकल काफी पीआईएल्स एकेडमिक स्टडीज और नॉवेल आइडियाज पर बेस्ड होती है, जो सीधा कोर्ट में आ जाती है बिना एग्जीक्यूटिव के पास जाए। उनके अकॉर्डिंग इलेक्टोरल पॉलिसी जैसे मैटर्स में जुडिशरी को बाकी ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट की असिस्टेंस मिलनी चाहिए, क्योंकि पॉलिसी बनाना और इम्प्लीमेंट करना प्राइमरली एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का काम होता है। एसजी के आर्ग्यूमेंट्स को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमनी ने भी सपोर्ट किया। कहा कि आई कंप्लीटली एंडोर्स व्हाट द सॉलिसिटर जनरल हैज सेड। Many PILs are coming straight to the court without the executive branch being approached first. अब इस स्टेटमेंट के साथ एक सटल वार्निंग भी थी कि अगर हर पॉलिसी इशू सीधा कोर्ट के सामने आने लगेगा तो सेपरेशन ऑफ पावर्स का बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन इस सबके बीच जो कोर इशू था वो कहीं खो नहीं गया। क्या वोटर को बिना वोट दिए ही चुप करा दिया जा सकता है? सीजे सूर्यकांत ने इस स्टेज पर कोई फाइनल ओपिनियन नहीं दिया, लेकिन उन्होंने क्लियरली इंडिकेट किया कि ये एक सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है। कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि पीआईएल को नॉन मिसलेनियस डी पर लिस्ट किया जाए, ताकि मैटर पर डिटेल्ड और सब्सटेंटिव हियरिंग हो सके। मतलब सुप्रीम कोर्ट इस इशू को एक सिंबॉलिक पीआईएल मानकर डिसमिस नहीं कर रही, बल्कि डीपली एग्जामिन करना चाहती है। अब विधि सेंटर का प्राइमरी आर्गुमेंट ये है कि डेमोक्रेसी सिर्फ कैंडिडेट्स के खड़े होने से कंप्लीट नहीं होती, बल्कि वोटर्स के पार्टिसिपेशन से होती है। अगर वोटिंग ही नहीं होती तो वोटर का राइट थियोरेटिकल बनकर रह जाता है, सिर्फ इसलिए कि कोई और कैंडिडेट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि लोग उस एक कैंडिडेट को सपोर्ट करते ही हो। डेमोक्रेसी में चॉइस एंड कंसेंट दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, और जब कंसेंट को टेस्ट करने का मैकेनिज्म ही हटा दिया जाता है तो सिस्टम हॉलो लगने लगता है। इसी कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया था, जो इस केस से डायरेक्टली कनेक्टेड हो गया है। कोर्ट ने कहा था कि वो एग्जामिन करेगी वेदर द नन ऑफ द अबव नोटा ऑप्शन शुड बी मेड अवेलेबल इवन व्हेन इलेक्शंस आर अनकंटेस्टेड। जस्टिस सूर्यकांत ने तब एक पॉइंटेड क्वेश्चन रेज किया था जब वो सीजीआई नहीं थे। उन्होंने पूछा था कि शुडंट वोटर्स स्टिल हैव द राइट टू रजिस्टर देयर डिसअप्रूवल। उन्होंने कहा कि जब लॉ ऑटोमेटिक विक्ट्री अलाउ करता है तो वो इस पॉसिबिलिटी को इग्नोर कर देता है कि वोटर सोल कैंडिडेट से खुश ही ना हो। कोर्ट ने इसे एक डेमोक्रेटिक डेफिसिट कहा और ऑब्जर्व किया कि नोटा का ऑप्शन कम से कम सिंबॉलिकली वोटर ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट कर सकता है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी ने नोटा को अनकंटेस्टेड इलेक्शंस में इन्फोर्स करने के आइडिया को नॉन प्लॉसिबल इन द इंडियन कंटेक्स्ट कहा था। उनका कहना था कि नोटा का कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस डिफाइंड नहीं है और इससे इलेक्शन प्रोसेस और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने भी कोर्ट को बताया कि नोटा हैज नेवर डिटरमाइंड द रिजल्ट ऑफ एन इलेक्शन सो फार, चाहे कुछ केसेस में उससे लूजिंग कैंडिडेट से ज्यादा वोट्स मिले हो। फिर भी उन्होंने अश्योर किया
कि ECI वुड कंप्लाई विद एनी लीगल डायरेक्शन फ्रॉम द कोर्ट। ये हाइपोथेटिकल सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये दिखाता है कि हमारा इलेक्शन लॉ ऐसे सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं है। अगर नोटा जीत गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? री इलेक्शन। और अगर वहां भी नोटा जीत गया तो क्या प्रोसेस इनफिनाइट लूप में चला जाएगा? इलेक्शन कमीशन ने अपने एफिडेविट में ये भी हाईलाइट किया कि अनकंटेस्टेड इलेक्शंस इंडिया में एक्सट्रीमली रेयर है। 1951 से लेकर अब तक लोकसभा हिस्ट्री में सिर्फ 9 अनकंटेस्टेड इलेक्शंस हुए हैं और 1991 के बाद सिर्फ 1 इंस्टेंस। ECI का आर्ग्यूमेंट ये रहा है कि इतनी रेयर सिचुएशन के लिए नोटा को लीगल इफेक्ट देना हो तो लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स चाहिए, सिर्फ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से काम नहीं चलेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 दोनों में चेंजेस करने होंगे। लेकिन यहाँ पर एक फिलोसॉफिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल उठता है, क्या रेयरिटी का मतलब इररिलेवेंस होता है? अगर कोई चीज कम होती है तो क्या उसे इग्नोर कर देना सही है, स्पेशली जब वो डायरेक्टली फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट से जुड़ी हो? आज अगर सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी अफेक्टेड है तो कल ये नंबर बढ़ भी सकता है और प्रिंसिपल्स नंबर के हिसाब से नहीं बदले जाते। वोट का हक कंडीशनल नहीं हो सकता। अब व्यूअर्स, ये केस हम सबको ये याद दिलाता है कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ फाइनल रिजल्ट नहीं होता। डेमोक्रेसी एक प्रोसेस है जिसमें पार्टिसिपेशन, डिसेंट, अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल सबका स्पेस होता है। जब बिना वोट के ही रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड हो जाते हैं तो वोटर सिर्फ स्पेक्टेटर बनकर रह जाता है और जब स्पेक्टेटर बनाया जाता है तो ट्रस्ट धीरे धीरे सिस्टम से उठने लगता है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मल्टीपल लेयर्स है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 53 सबसेक्शन 2, वोटर के पार्टिसिपेटरी राइट्स, नोटा का रोल और जुडिशरी एग्जीक्यूटिव बैलेंस। कोर्ट को डिसाइड करना होगा कि क्या डेमोक्रेसी सिर्फ एफिशिएंसी के नाम पर वोटर की आवाज सैक्रिफाइस कर सकती है या फिर चाहे सिचुएशन रेयर हो, वोटर को बोलने का मौका मिलना चाहिए। आज जब हम अपने वोट की पावर को लेकर ऑलरेडी एंग्शियस है, ये केस और भी ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।